हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगामी परीक्षा सत्र को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम विभिन्न टॉपिक्स पर अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं। इससे पहले के हमारे वीडियो में हमने मौर्य वंश को कवर किया था और हमने बिल्कुल यूनिक 50 क्वेश्चन मौर्य वंश से संबंधित उस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के हमारे इस वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा इन जनरल भी आपको ये सब नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और आज के हमारे वीडियो में देखते हैं हमारे कौन-कौन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों में उत्तर के साथ-साथ उससे संबंधित की फैक्ट्स भी जानेंगे, उससे संबंधित डिटेल डिस्कशन भी करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है? Which article of the Indian Constitution provides for the composition of the राज्यसभा? तो राज्यसभा में का क्या कंपोजिशन होगा, उसमें कितने सदस्यों की संख्या होगी, यह हमारे संविधान के आर्टिकल 80 नंबर के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। आर्टिकल 80 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। कंपोजिशन में कि उसमें कितनी सीट होंगी, किस प्रकार से उनका चुनाव होगा, कौन सी इलेक्टेड सीट होगी, कौन सी नॉमिनेटेड सीट होगी, ये सब हम आने वाले वीडियो में इस वीडियो में आने वाले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। हम बढ़ते हैं जब तक अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है? अब देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। 250 संख्या हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की हमारे संविधान के अनुसार। और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स ऑफ विच 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो 250 कुल अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो हैं वो राज्यों के, स्टेट्स के और यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के, केंद्र शासित प्रदेशों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 12 का जो है राष्ट्रपति नॉमिनेशन कर सकते हैं। 12 का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों और देखते हैं उसमें कौन सी जानकारी है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? हाउ आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? हमने कभी भी नहीं देखा कि राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हों या फिर हमारे देश की आम जनता, आम नागरिक राज्यसभा के लिए वोट दे रहा हो। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, वो सब करते हैं लेजिस्लेटिव। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जितने भी विधायक वगैरह होते हैं ये सब राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन? तो सही उत्तर हो जाएगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं? पदासीन कौन होते हैं? वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो बाय डिफॉल्ट पदासीन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के। अब देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द राज्यसभा। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए मनी बिल?
इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस, द राज्यसभा कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स बट नॉट रिजेक्टेड, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि राज्यसभा जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, उसमें सिर्फ कुछ मॉडिफिकेशंस का सुझाव दे सकती है, लेकिन उसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है मनी बिल को। जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक वो विधेयक होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर के होते हैं, जिसमें डायरेक्ट व्यय संबंधित होता है, जैसे कि कुछ बड़ी पॉलिसी बनानी हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होना हो, तो इस तरीके के विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। और इसमें राज्यसभा के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होती, राज्यसभा सिर्फ उसको रिकमेंड करती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा से वो रिजेक्ट होके मतलब वापस लौट के लोकसभा में नहीं आता है, तो वो ऑटो अप्रूव्ड मान लिया जाता है। 14 दिन के समय सीमा के अंदर राज्यसभा को उसमें रिप्लाई करना ही होता है लोकसभा को। आगे चलते हैं और देखते हैं डिटेल में। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट अमेंडमेंट्स विच द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो जो भी मनी बिल आया है वो राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा उसमें सिर्फ अमेंडमेंट्स, उसमें से सुझाव दे सकती है, और उन सुझावों को भी ऐसा नहीं है कि लोकसभा को मानना ही पड़ेगा, वो लोकसभा या तो एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा को अपना कार्य संचालित करने के लिए किस कोरम की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द राज्यसभा टू कंडक्ट दिस बिजनेस? मिनिमम कोरम का अर्थ होता है कि कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए, कम से कम, न्यूनतम। सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। टोटल मेंबर कितने हैं होते हैं? 250 होते हैं, तो इसका एक 1/10 मतलब मिनिमम 25 मेंबर होना चाहिए उपस्थित सदन में, जब उसकी कोरम को पूर्ण माना जाएगा और राज्यसभा एक नॉर्मल तरीके से कार्य कर पाएगी। तो देखिए, द कोरम फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस इन राज्यसभा इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। आगे चलते हैं दोस्तों। सरकार के खर्च की जांच के लिए राज्यसभा में कौन सी समिति जिम्मेदार है? विच कमिटी इन द राज्यसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटिनाइजिंग द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो है सरकार के जो केंद्र सरकार होती है उसके खर्च की जांच के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है राज्यसभा में, जो इसका निरीक्षण करती है, जो इसकी जांच करती है। अब देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी is responsible for examining the expenditure of government and ensuring it is in accordance with the parliament's decision. So केंद्र सरकार के जो भी खर्च होते हैं उसकी जांच के लिए राज्यसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जो इन सब का निरीक्षण करती है, और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार जो खर्च कर रही है वो पार्लियामेंट के या सांसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानून के अनुरूप ही हो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है? कैन द राज्यसभा पास ए रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, जिसे स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। 2/3 मेजोरिटी के साथ राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित कर सकती है। अब देखिए, इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंट इन इंडिया, द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इज ऑफ इंडिया इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो राष्ट्रपति के बाद सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद हमारे देश में कौन होता है? हम सब जानते हैं वो उपराष्ट्रपति जी का होता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट बाय एनी कॉज और इन सिचुएशन द और इन एनी सिचुएशन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति अपनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय में वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द एक्स चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियो हमने अभी पढ़ा ही था
कि पदासीन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अच्छा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन एक्सप्लेन हाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव एज स्टेटेड इन आर्टिकल 67B। अ resolution by the Rajya Sabha passed by an effective majority and agreed by Lok Sabha by a simple majority, the Vice President of India can be removed। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल है 67B। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। और इसमें जैसा कि हमने पढ़ा कि राज्यसभा को इफेक्टिव मेजोरिटी अभी हम आगे चल के टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में पढ़ेंगे, एक प्रश्न हमने उससे भी लिया है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, लोकसभा को भी उसमें एग्री करना होगा सिंपल मेजोरिटी के साथ, वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो ये जो उप डिप्टी चेयरमैन होते हैं, उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के सदस्य में से ही उनका चुनाव किया जाता है। तो उनका जो कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल होता है को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ द मेंबर। तो जो भी जिस भी सदस्य का उपसभापति के रूप में चुनाव किया जाता है, उनका जितना कार्यकाल बचा होता है, वही उतने ही समय तक वे राज्यसभा के उपसभापति रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, द टेन्योर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ द मेंबर, मीनिंग दे रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ द राज्यसभा। हमने यही अभी डिस्कस किया कि जब तक वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में है, उतने समय तक ही वे उपसभापति के रूप में भी कार्यरत हो सकते हैं। राज्यसभा is to elect its new deputy chairman. The deputy chairman is a constitutional position created under the Article 89 of the Constitution, which specifies that the Rajya Sabha shall choose one of its MPs to be the deputy chairman as often as the position becomes vacant। तो देखिए, काफ़ी सरल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमको जो यहाँ पे याद रखने लायक है वो है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 किसके बारे में बात करता है? राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बात करता है। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में आर्टिकल 67B के बारे में पढ़ा था। 67B कौन सा वाला आर्टिकल था जिसमें उपराष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सके, अपने पद से हटाया जा सके? आर्टिकल 89 डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है। और अभी हमने यही पढ़ा था कि डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, उसमें से ही किसी एक सांसद को डिप्टी चेयरमैन के रूप में चयनित कर लिया जाता है, और वो जब तक पद पे रहेंगे जब तक कि उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, और जैसे ही सीट वैकेंट होगी फिर किसी दूसरे सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स स्पेशल पावर टू द राज्यसभा टू क्रिएट ऑल इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 राज्यसभा को ये विशेष शक्तियां प्रदान करता है कि वह अखिल भारतीय नई सेवाओं का सृजन कर सके। अब देखिए, अंडर द आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग टू डिक्लेयर दैट इट इज नेसेसरी or expedient in the national interest to create one or more all India services common to the union and the state। so ये जो सेवाओं का गठन होता है, ये केंद्र सरकार और केंद्र और राज्यों के लिए कॉमन सेवाओं का गठन होता है, और आर्टिकल 312 में इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए राज्यसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, उनको 2/3 मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। आगे चलते हैं हम। राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो राज्यसभा में अभी हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष या सभापति बोलते हैं हम, सभापति होते हैं। वो कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उपसभापति होते हैं या उपाध्यक्ष बोल दें, एक उपाध्यक्ष होते हैं, वो कोई भी इलेक्टेड मेंबर हो सकता है। उसके अलावा एक सदन का नेता भी होता है,
लीडर ऑफ द हाउस भी होता है, जो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो वो कौन चुनता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है कि लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आमतौर पे होते हैं, और इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। नॉर्मली द प्राइम मिनिस्टर nominates a minister who is member of Rajya Sabha as the leader of the house, but if the prime minister himself is a member of the Rajya Sabha, he will be the leader of the house. So इसके दो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जब मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वो राज्यसभा के सांसद थे, तो वो लीडर ऑफ द हाउस थे। लेकिन अभी में वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए राज्यसभा आमतौर पर प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करती है? हाउ मेनी सेशंस डज द राज्यसभा टिपिकली होल्ड ईच ईयर? सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? देखिए बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। सो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, ये कब से कब तक होते हैं? बजट सत्र होता है फरवरी टू मई होता है, मानसून सत्र होता है जुलाई टू सितंबर, और विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का एक कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द राज्यसभा? कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, अप्रूविंग द बजट, रिव्यूइंग द बिल्स पास्ड बाय लोकसभा एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। जो भी बिल पास होता है, जो भी अध्यादेश पास होता है, जो भी कानून बनता है लोकसभा में, उसको रिव्यू करना एक कार्य होता है राज्यसभा का। सो देखिए इस प्रश्न में द राज्यसभा रिव्यूज एंड डिबेट्स बिल पास्ड बाय लोकसभा अमंग अदर फंक्शंस। सो इस वाले प्रश्न के अनुरूप ये वाला सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या राज्यसभा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है? कैन दी राज्यसभा इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। देखिए बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों, जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, जो उच्च सदन है और जो निम्न सदन है, वो दोनों ही इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर और अ मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? इस बिल को, संविधान में संशोधन के बिल को कोई भी मंत्री कर सकता है या कोई भी सदस्य कर सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष आयु का कोई व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। उससे कम आयु का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए राज्यसभा के लिए हमने देख लिया 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए, लोकसभा के जो होते हैं एमपी, वो बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होने चाहिए। जो स्टेट असेंबलीज है उसमें एमएलए बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम वो होनी चाहिए 35 वर्ष। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी आ सकते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी मिनिमम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हमको याद रखनी चाहिए। और हाँ, अब देखिए गवर्नर, राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी उम्र चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर इन द राज्यसभा? तो सही उत्तर हो जाएगा द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो ये उनका जिम्मेदारी होती है कि राज्यसभा में
सब कार्य सुचारू ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से होता रहे। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किस निकाय का होता है? विच बॉडी हैज द फाइनल से ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यह एक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिटेल चर्चा करने वाला विषय है दोस्तों। एक हम वीडियो बनाएंगे इसके लिए मनी बिल के ऊपर, और हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि ये विशेषाधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, स्पीकर का, कि वो इस बात का निर्णय करें कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल। स्पीकर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस। स्पीकर जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? सो अयोग्यता से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 102 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 102 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ राज्यसभा से संबंधित नहीं है, संसद के सदस्यों मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों को ही कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग दोस ऑफ द राज्यसभा। सो आर्टिकल 102 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच टकराव की स्थिति में गतिरोध का समाधान कैसे होता है? इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राज्यसभा एंड द लोकसभा ऑन एन ऑर्डिनरी बिल, हाउ इज द डेडलॉक रिजॉल्व? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय ए जॉइंट सेशन ऑफ दी बोथ हाउसेस। अब देखिए, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा इज कॉल्ड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक ऑन ए ऑर्डिनरी बिल वेयर डिसीजन इज टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। सो जब भी कोई एक बिल या फिर कोई प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और दोनों सदनों के बीच में सहमति नहीं बनती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक संयुक्त मीटिंग होती है, उनका जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। जॉइंट सिटिंग इन इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर ओनली 3 बिल्स। हमारे संसद में सिर्फ 3 ऐसे बिल आए हैं जिनके लिए संयुक्त सत्र को का आयोजन किया गया है। पहला कौन सा था? डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1962। दूसरा था बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल इन 2002। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 बिल हैं जो हमको याद रखना चाहिए, जिनके लिए संसद के संयुक्त सत्रों का आयोजन किया गया था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, राज्यसभा इट इनिशिएट्स इट इन्वेस्टिगेट्स दी चार्जेस। वो जो चार्ज लगाए गए हैं उनका अवलोकन करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली लोकसभा, नॉट बाय राज्यसभा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, उनका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ पे शुरू किया जा सकता है? सिर्फ राज्यसभा में। इसी के विपरीत अगर राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उनका महाभियोग है, वो सिर्फ लोकसभा में शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। A 14-day notice is given to the President of India, then the Lok Sabha passes the impeachment charges with two-third majority and sends it to the Rajya Sabha. Then the Rajya Sabha investigates the charges. So 14 दिन के नोटिस के बाद लोकसभा जो है इम्पीचमेंट के चार्जेस प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, और उनको ये रेजोल्यूशन पास होता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, और फिर इसको भेज दिया जाता है राज्यसभा में। फिर राज्यसभा इन जो चार्जेस है उनको इन्वेस्टिगेट करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? हाउ आर दी मेंबर्स राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज? तो देखिए, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड्स द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन? तो सही उत्तर हो जाएगा दीजिए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों को अयोग्य साबित करने का जो कार्य है वो राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यसभा को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? What type of majority is required by the Rajya Sabha to approve a constitutional amendment bill? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अब हम जितने भी तरीके की मेजोरिटी होती है हमारी संसद में उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी of the Rajya Sabha, which means a majority of the total membership of the House and 2/3 majority of the members present and voting. अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी कितने तरीके की मेजोरिटी हमारे सांसद में होती है। सिंपल मेजोरिटी होती है कि 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, ऑल्सो नोन एज फंक्शनल और वर्किंग मेजोरिटी। अब देखिए किसी भी सदन में जो सदस्य हैं, मान लेते हैं जो संख्या है जैसे कि राज्यसभा में 500, लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 250 है फॉर एग्जांपल। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब उसके सत्र का आयोजन किया जाए तो ये पूरे 545 सदस्य उपस्थित हों। कोई सदस्य अनुपस्थित भी हो सकता है, कोई सदस्य ऐसा भी हो सकता है कि वो सीट ही वैकेंट हो किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण। तो जितने भी व्यक्ति उस समय सदन में मौजूद हैं उनके 50% क्या है, 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, उसमें से भी अब जैसे मान लेते हैं कि किसी समय पे 300 सदस्य मौजूद हैं, तो इसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी विरोध के चलते सभी सदस्य किसी बिल पे वोट करें। हो सकता है कि कुछ सदस्य इसमें से वोट ही ना करें, तो 300 में से कम 150 व्यक्ति जो उपस्थित व्यक्ति थे, उपस्थित सांसद थे, उसमें से कम 150 को वोट करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। और ये जो 150 सदस्य जिस पक्ष में वोट करेंगे, अगर बिल के पक्ष में करेंगे तो उसे पास मान लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट विपक्ष में करेंगे तो उसे रिजेक्टेड मान लिया जाएगा। तो किसी भी कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। उसमें क्या कहते हैं, 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, जितने भी मेंबर हैं जो उपस्थित सदन में सदस्य हैं उसमें से 50% की वोटिंग को माना जाएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, मोर देन 50% ऑफ द हाउस टोटल मेंबरशिप फॉर लोकसभा। अब देखिए हाउस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब सदन संख्या कितनी हो जाती है, जैसे लोकसभा में होती है 545 के 50% लोगों को जब इसके लिए वोट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। देखिए फॉर लोकसभा हाफ ऑफ 545 दैट इज 272 + 1। तो अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कोई बिल को पास करना है तो जो कुल संख्या है 545 का आधा और उसमें से एक वोट ज़्यादा किया जाए तो उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। राज्यसभा के लिए 245 का आधा मतलब 122 + 1। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी, इस एब्सोल्यूट और इफेक्टिव में अंतर सिर्फ इतना है कि इफेक्टिव थियोरिटिकल है। हो सकता है कि हमेशा कभी ये किसी सिचुएशन ना हो कि पूरी 545 लोकसभा की सीटें एक साथ भरी हुई हो, उसमें कोई ना कोई सदस्य हो। ये कुछ सीटें इसमें से मान लेते हैं 5 सीटें किसी कारणवश खाली है, मान लेते हैं सदस्य की मृत्यु ही हो गई है, बाई इलेक्शन अभी होना है, उपचुनाव होना है, तो 540 ही कुल सदस्य हैं, तो फिर इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाएगी, 540 हो जाएगी। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी थियोरेटिकल होती है, जितने नंबर हैं उससे डिराइव की जाती हैं। और स्पेशल मेजोरिटी जो होती है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो 2/3, जैसे कि अभी हमने इस उदाहरण में देखा था, तो 2/3 अगर इसका करेंगे तो कम से कम 200 सदस्यों को वोट करना पड़ेगा, तो इसे स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाएगा। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसको 2/3 मेजॉरिटी कैसे माना जाएगा, तो जब सिर्फ ऐसा नहीं है कि
इसमें से 200 में से 101 लोगों ने पक्ष में वोट कर दिया तो वो बिल को पास माना जाएगा। इसमें भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब इसकी 2/3 कितनी हो जाएगी? इसकी 2/3 हो जाएगी, 200 की 2/3 हो जाएगी 133। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेजोरिटीज के जो सिस्टम हैं ये आपको हेल्पफुल लगे होंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह अंतराल क्या है जिस पर उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति भी है होता है, चुना जाता है? सो वाइस प्रेसिडेंट को हर 5 वर्ष के अंतराल के बाद चुना जाता है, एवरी 5 years। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एवरी 5 years एंड सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये हमने पढ़ा ही था। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? Who elects the deputy chairman of the राज्यसभा? तो राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव किया जाता है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। उन्हीं में से एक, जितने भी सांसद हैं उन्हीं में से एक सांसद को राज्यसभा के उप सभापति के रूप में चुन लिया जाता है। द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, वो कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कोई भी उसको भंग नहीं कर सकता। नन ऑफ द अबव। तो देखिए, द राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। However, 1/3 of the members retire every second year and are replaced by newly elected members. Each member is selected for a term of 6 years. तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसमें से 1/3 हर 2 वर्ष के अंतराल के बाद रिटायर हो जाते हैं और फिर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और हर एक सदस्य की जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 6 वर्ष होती है दोस्तों। हाँ, अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या है? धन विधेयक की विधायी प्रक्रिया में राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द मनी बिल? अभी हमने पढ़ा था, इट कैन अमेंड, इट कैन सजेस्ट रिकमेंडेशन। वो रिकमेंडेशन दे सकती है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती। जो लोकसभा ने मनी बिल प्रस्तुत किया है उसमें राज्यसभा सिर्फ अपने रिकमेंडेशंस दे सकती है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। और ये रिकमेंडेशंस भी लोकसभा पर बाध्य नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिकमेंडेशन दिया है लोकसभा को मानना ही पड़ेगा। लोकसभा चाहे तो उसे मान सकती है, अदरवाइज उसको बिना एक्सेप्ट किए ही फिर से भेजा जा सकता है। अब ये देखिए, द राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट रिकमेंडेशन टू ए मनी बिल विच द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जैसा हमने पढ़ा। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अभी हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बात की गई है। अभी तक हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिए? 67B पढ़ लिया जो वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए था। हमने पढ़ा 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए था। अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 110 जो किसके लिए है? वो है मनी बिल के लिए। ये कुछ जो है हमने अभी रिवाइज किए थे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टिफाइज इफ ए फाइनेंशियल बिल इज ए मनी बिल और नॉट। तो ये भी हमने पढ़ा था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका निर्णय इस मामले में अंतिम होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। आप देखिए, कौन सी समिति राज्यसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? विच कमिटी एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी CAG की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कौन नामित करता है? हु नॉमिनेट्स द अपोजिशन, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा? तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इस बात का डिसीजन लेती है कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा राज्यसभा में। तो देखिए, द लीडर ऑफ अपोजिशन in the Rajya Sabha is typically the leader of the largest opposition party that has necessary strength to be recognized as the official strength. So किसी भी अपोजिशन पार्टी को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए
कम से कम 10% सीट उसके पास होना चाहिए। मतलब कि अगर 250 एमपी हैं तो 25 एमपी राज्यसभा में उस पार्टी के होना चाहिए। वर्तमान में कौन सी पार्टी है? वो कांग्रेस है। और कांग्रेस है और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में चर्चा का एक प्रकार का बिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बिल डिस्कस्ड इन द राज्यसभा? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और इम्पीचमेंट बिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पीचमेंट बिल। ये इस कोई बिल का प्रकार नहीं होता है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो अलग अलग तरीके के बिल होते हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वाइल द राज्यसभा पार्टिसिपेट्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक बिल कॉल्ड एन इम्पीचमेंट बिल। तो जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है उसकी इन्वेस्टिगेशन राज्यसभा करती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कोई भी संविधान में इस प्रकार का बिल नहीं है जिसे इम्पीचमेंट बिल कहा जाता है। इम्पीचमेंट इज ए प्रोसेस रादर देन ए टाइप ऑफ बिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कितने राज्य राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स इलेक्ट मेंबर्स टू दी राज्यसभा? सो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सभी राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। लेकिन चूंकि हमसे यहाँ पे सिर्फ राज्य पूछा गया है तो राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया हैज 28 स्टेट्स ऑल ऑफ विच इलेक्ट द मेंबर्स टू दी राज्यसभा। हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि राज्यसभा में कोई रिक्त है तो क्या होगा? कोई स्थान रिक्त है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज ए वैकेंसी इन दी राज्यसभा? कोई रिक्ति है तो क्या होगा? तो जब भी कोई सीट वैकेंट होती है तो उसके लिए उपचुनाव का आयोजन किया जाता है, बाय इलेक्शन आयोजित किए जाते हैं। अब बाय इलेक्शन इज हेल्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इफ देयर इज ए वैकेंसी इन दी राज्यसभा, a by election is held to fill the seat for the remainder of the term। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि जनरल इलेक्शन के टाइम पे सीट फिल की जाएगी, ये फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए मेंबर, द प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट्स ए मेंबर। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन हमारा सही उत्तर होगा कि जब भी कोई रिक्ति होती है, कोई रिक्त सीट होती है तो फिर उसके लिए बाई इलेक्शन या उपचुनाव किए जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा के सदस्यों को पद की शपथ चेयरमैन के द्वारा, सभापति के द्वारा दिलाई जाती है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू इट्स मेंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा में शून्यकाल का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो आवर इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में जो शून्यकाल होता है उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर डिस्कशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्कस अर्जेंट मैटर्स होता है। इसमें कोई प्रायर नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी सदस्य होते हैं अगर कोई वो मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उनको आमतौर पे कोई प्रायर नोटिस देना पड़ता है, लेकिन ज़ीरो आवर जो शून्यकाल होता है उसमें एक इनफॉर्मल सेशन होता है राज्यसभा, वेयर मेंबर्स कैन रेज अर्जेंट मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट मुद्दा है, कोई इशू है जिसको डिस्कस करना हो तो उसे शून्यकाल में विदाउट प्रायर नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के डिस्कस किया जा सकता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी? तो जो एनसीआर है उससे कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्यों का चुनाव एनसीआर से किया जा सकता है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इलेक्ट्स 3 मेंबर्स टू द राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में कौन सी समिति सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच करती है? विच कमिटी ऑफ द राज्यसभा एग्जामिन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो सही उत्तर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसे हमने वीडियो के शुरुआती भाग में भी देखा था कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो सरकार के सभी आय और व्यय का विवरण
की जांच करती है, CAG की जो रिपोर्ट होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है उसकी भी जांच करती है, उसको एग्जामिन करती है, और सरकार का जितना भी बजट है उसके आय और व्यय की जांच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए राज्यसभा में ये हमने देख लिया, दी पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब भी संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है तो जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा का अध्यक्ष दोनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो हमने वीडियो की शुरुआत में विभिन्न प्रकार की मेजोरिटी के बारे में बात की थी, लेकिन जब राज्यसभा के उपसभापति को हटाना हो तो हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है दोस्तों? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है जितने भी मेजोरिटी ऑफ द फुल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो जितने भी सदस्य हैं राज्यसभा के 245 सदस्य या 250 सदस्य, उनकी सभी की मेजोरिटी हमको लगती है दोस्तों। अब देखिए राज्यसभा में याचिका समिति की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिटी ऑन पेटिशंस इन राज्यसभा। तो कमिटी ऑन पेटिशंस, जैसे कि समझ में आ रहा है हमें पेटिशंस या याचिका, तो सही उत्तर हो जाएगा टू एग्जामिन द पेटिशन सबमिटेड बाय सिटीजन। हमारे देश के नागरिक जो भी याचिकाएं लगाते हैं संसद के नाम पे और राज्यसभा के नाम पे, तो पेटिशन कमेटी जो होती है राज्यसभा की, याचिका समिति जो होती है, उन सब याचिकाओं पे की जांच करती है और उनको उनकी रीडिंग करती है ताकि ये समझा जा सके कि जो जिस नागरिक ने जो शिकायत की है या जो मुद्दा नोटिस में लाया है उसके लिए क्या किया जा सके। सो द कमिटी ऑन पेटिशंस एग्जामिन्स petitions on various matters submitted by citizens and make recommendations to the government। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा संवैधानिक निकाय राज्यसभा के चुनाव आयोजित करता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द राज्यसभा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय चुनाव आयोग ही राज्यसभा के चुनाव का आयोजन भी करता है, जैसे कि लोकसभा और अन्य चुनावों का आयोजन भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज। तो हमने पढ़ा था कि ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज की रचना के लिए, के गठन के लिए राज्यसभा में ही बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, और ये किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के 312 नंबर के आर्टिकल के तहत। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव है? तो इसको देखते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व डेडलॉक ऑन सर्टन बिल्स। देखिए आर्टिकल 108 जो है, जब दोनों सदनों में मतभेद होगा तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। द जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट विच इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो हमने अभी वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न में देखा था कि अभी तक हमारे देश के इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है कि जब मतभेद के कारण, दोनों सदनों में मतभेद के कारण जॉइंट सेशन बुलाया गया है। तो जब ये मतभेद के कारण जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो उसे आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। लेकिन एक और आर्टिकल है 87 जिसके तहत भी जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, और वो क्या होता है? देयर आर 2 इंस्टांसेस व्हेन द कंट्रीज प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली एड्रेसेस ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। तो जब राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के तहत दोनों सदनों को की बैठक आयोजित करते हैं और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसमें, वो कौन कौन से 2 मौके होते हैं जब ये आर्टिकल 87 का इस्तेमाल होता है? एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ए जनरल इलेक्शन, जब आम चुनाव होते हैं लोकसभा के,
और जब उसका पहला सेशन होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत होती है। जैसे अभी हमारे देश में अभी आम चुनाव कंप्लीट हुए हैं और अब जो पहला सेशन होगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही शुरू होगा। दिस इज व्हेन दी रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। तो लोकसभा अपने चयन के बाद लोग पहली बार जब मीटिंग के लिए आती है तो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है और उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है। और दूसरा मौका कब होता है आर्टिकल 87 के तहत? देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। तो जब हर वर्ष बजट की शुरुआत होती है तो उस समय भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आर्टिकल 87 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अब क्या होता है, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कि कब जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। व्हेन अ जॉइंट सेशन कैन नॉट बी समन्ड, वो कौन सा होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तुत किया जा सके। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें अगर कोई मतभेद होता है तो उसके लिए जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। उसमें प्रत्येक सदन को 2/3 मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास करने की आवश्यकता होती है। और दूसरा मनी बिल के लिए भी जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, जिसमें सिर्फ लोकसभा के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, राज्यसभा सिर्फ उसमें रिकमेंडेशन दे सकती है। तो ये जॉइंट सेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में सांसदों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एमपीज इन राज्यसभा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सालों के लिए, 6 ईयर्स के लिए। ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा सर्व्स अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स विथ 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स। जिसमें से एक तिहाई जो सदस्य हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य उनकी जगह ले लेते हैं। कौन सी राज्यसभा की समिति सरकारी सेवाओं में देरी के बारे में नागरिकों की शिकायत से निपटती है? विच राज्यसभा कमिटी डील्स विद द कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजन्स अबाउट डिलेज इन गवर्नमेंट सर्विसेज? तो ये जो है ये कमिटी ऑफ पिटिशंस ही होती है जो सरकारी अगर कोई सेवा है और उसमें देरी हो रही है या किसी आम नागरिक की कोई शिकायत है तो उससे संबंधित शिकायतों के बारे में चर्चा करती है। द कमिटी ऑफ पिटिशंस डील्स विद द कंप्लेंट्स फ्रॉम सिटीजन्स रिगार्डिंग द डिलेज इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड अदर इश्यूज। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, राज्यसभा में मुख्य विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को न्यूनतम कितनी सीटें मिलनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स अ पार्टी मस्ट हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मेन अपोजिशन इन राज्यसभा? तो सही उत्तर है कम से कम उसके पास 10% टोटल सीट का होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में राज्यसभा में कौन मुख्य विपक्षी दल है? वह है कांग्रेस पार्टी। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मेन अपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा, a party must have at least 10% of the total seats। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में या राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कब से कब तक था? 1952 से 1962 तक था। जो कि राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को ही हुआ था दोस्तों। जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक जो पहले आम चुनाव हुए थे, उसके बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? हाउ आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा चूजन? तो हमने देखा था 250 कुल संख्या होती है, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं 12 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज इन फील्ड्स सच एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो कोई व्यक्ति को चुनने के लिए राष्ट्रपति 3 आधारों पे चुन सकते हैं। उनका अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान लिटरेचर की तरफ हो, साइंस की तरफ हो, आर्ट की तरफ हो या सोशल सर्विस की तरफ हो, तो वो उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। राज्यसभा में उपसभापति बनने वाली पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा was the first woman
to become a deputy chairman of the Rajya Sabha, serving from 1962 to 1969. She was the first woman lawyer to appear before a high court in India. अच्छा, वॉयलेट अल्वा जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि वो पहली ऐसी लॉयर थी जिन्होंने जिन्होंने हाई कोर्ट में अपनी हाई कोर्ट के सामने जो कोई केस लड़ी थी, एंड दी फर्स्ट टू प्रिसाइड ओवर दी राज्यसभा, पहली महिला लॉयर थी। अब देखिए राज्यसभा में दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? विच स्टेट हैज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। पहले नंबर की सीटें किस में हैं? उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें हैं? 31 हैं। और महाराष्ट्र में कितनी हैं राज्यसभा की? 19 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट हैं? 80 सीट हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हिसाब से उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सदस्यों का, सांसदों का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से ही होता है। राज्यसभा का विशेष सत्र कौन बुला सकता है? हु कैन कॉल ए स्पेशल सेशन ऑफ द राज्यसभा? सही उत्तर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जी राज्यसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हम निरंतर आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी पॉलिटी की और जनरल स्टडीज़ की तैयारियां काफ़ी अच्छे से हो सकें। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।